ये जो गालियाँ दी गई हैं, हुँ, इंतहाई मेरे ख़्याल में नाज़ेबा अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल, हुँ, ये उनके ज़हनी जो एक फ्रस्ट्रेशन है, उसको इज़हार कर रही हैं। जब से एक आदमी ने दीवानगी की इस हद को छुआ, तो उसके ऊपर कुछ ममालिक को समेत पाकिस्तान के तशवीश लाहक हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने तमाम कल रात जो है, वो बैठ के जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ के साथ बात की। अब्बास अरागची साहब के साथ भी मामलात किए और डोनाल्ड ट्रंप झूठ भी बेतहाशा फरावानी से और फराटे से बोल रहे हैं। 15 शराइत अमेरिका की तो किसी सूरत काबिल कबूल नजर नहीं आ रही। पूरी अरब दुनिया का एतबार अमेरिका के दिफाई निजाम से उठ गया है और जो रही सही कसर थी, मेरे ख्याल में वो रोजाना जो जहाज उनके गिर रहे हैं, ये तमाम इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि अमेरिका के लिए मुश्किलात है। अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी में तो मास्टर किया है, लेकिन दूसरी टेक्नोलॉजी पे नहीं किया। कतर के हवाले से भी कुछ अनकन्फर्म न्यूज हैं कि उन्होंने अमेरिकन को अपने बेस समेटने के लिए ऑलरेडी बोल दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुशामदीद। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, एक तरफ डोनाल्ड जे ट्रंप की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है अपने ट्रुथ सोशल जो उनका मीडिया अकाउंट है वहाँ से, और बाकायदा तौर पे ये कहा जाता है कि स्टेट ऑफ हर्मुज़ को खोल दो, वरना ब्रिज डे भी होगा, वरना तुम्हारे पावर प्लांट डे के ऊपर भी हमला किया जाएगा। और उसे पावर प्लांट डे और ब्रिज डे का नाम दिया जाता है, और साथ ही साथ गालियाँ बकी जाती हैं, ऐसी जो सिफारती अंदाज में पहले कभी देखने को नहीं मिली। उसके जवाब के अंदर बाकायदा तौर पे ईरान जो है वो अपने हमलों को तेज़ कर देता है। और एक ख़बर फिर ये मंजर आम पे आती है कि पासदारान इनकलाब के इंटेलिजेंस चीफ जो है वो सुबह जो हमला किया गया अमेरिका और इसराइल की तरफ से, उसमें वो शहीद हो चुके हैं। अब जवाबी तौर पे ईरान अपने हमलों को तेज़ करने का इंदिया देता है, और एक वीडियो मंजर आम पे आती है जो खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर जो है वो जारी करता है। और वो वीडियो है सैयद आयतुल्लाह अली मुज्तबा खामनाई की, जिसमें वो बाकायदा तौर पे वॉर रूम के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे सामने एक पावर प्लांट का जो है वो नक्शा जो है वो खुला हुआ होता है। अब इसको भी एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर अगर देखा जाए तो बाकायदा तौर पे ईरान जो है अपने फतह का अलम बुलंद करने का पैगाम दे रहा है, और ईरान ये कह रहा है कि आपने हमारे ऊपर हमले किए, आपने हमारे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, आपने हमारी मेन टियर लीडरशिप को असैसिनेट किया, और आपने हमारी बच्चियों को टारगेट किया, आप हमारे डीसैलिनेशन प्लांट के ऊपर हमला करते हैं, आप हमारे पुलों को ख़त्म कर रहे हैं, आप हमारी तहजीब और सकाफ़त के ऊपर हमला आवर हैं। लेकिन इस सब के बावजूद हम इतनी हिम्मत, हम इतनी इस्तकामत, हम इतना अज़्म ज़रूर रखते हैं कि आपका मुकाबला कर सकें, और बाकायदा तौर पे ईरान अब भी मुकाबले के लिए तैयार है। लेकिन इसी बीच में खित्ते के कई ममालिक ऐसे हैं जो मुतासिरीन में से हैं, और उसी में एक मुल्क ऐसा है जो किसी एक तरफ को नहीं खड़ा। वो मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपनी तगोदो की। पाकिस्तान ने उस तगोदो में दोनों अतराफ में राबिते करने की कोशिश की, और फिर अमरीकी मीडिया और भारत नवाज मीडिया की तरफ से ये बातें होना शुरू हो गई कि ईरान जो है वो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तानी जो वजारत खारजा है उसने इसकी वजाहत जारी की। फिर अब्बास इराकची आए और उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हुए ये कहा कि हम पाकिस्तान की कोशिशों के मोतरफ हैं, और हमने इनकार कभी नहीं किया इस्लामाबाद में बैठ के बात करने से। उसके जवाब में इसहाक डार साहब जो हैं वो उनसे तशक्कुर भरलाते हैं और उनको अपना मुअज़्ज़ज़ भाई कहते हैं। इसी मंजरनामे में फिर एक और खबर रॉयटर्स के ऊपर लगती है, और वो ये कि 45 दिनों के सीज़ फायर के हवाले से कुछ चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ी हैं, और उसमें किरदार जो अदा किया है वो फील्ड मार्शल ने अदा किया है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों के अंदर दोनों अतराफ में की गई बातें किस हद तक पाया तकमील तक पहुंचती हैं, और पाकिस्तान की काविशें किस हद तक बराती हैं। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया चेयरमैन तहरीक जवानान पाकिस्तान अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, सबसे पहली बात तो ये, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो की गई ट्वीट थी, अब उसे ट्रुथ सोशल के ऊपर की गई है तो पोस्ट हम कह लेते हैं ट्वीट की बजाय, वो किस हद तक सिफारती अखलाक के मनाफी थी, और ये फ्रस्ट्रेशन का इजहार किस हद तक हो रहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासिर साहब, वो तो इतनी मेरे ख्याल में वाहियात बात है कि हम उसको दोहरा भी नहीं सकते, और शायद आप अपने नाज़रीन को वो दिखा भी ना पाएँ। है? क्योंकि ये तो मेरे ख्याल में कम तरीन दर्जे के ऊपर किसी की ज़हनी की शख्सियत की मतलब वो अक्कासी करती है। बहरहाल मकसद यहाँ ये कहने का है कि ये तो उन्होंने क्यों किया?
क्या इसका मतलब ये है कि जो हज़ीमत उनको उठानी पड़ रही है हुँ, या अपने मुल्क में उनको फ़ौजी बगावत का सामना करना पड़ रहा है, जिसके अंदर 13 जर्नैलों को वो निकाल चुके हैं और तकरीबन 24 जर्नैल इस्तीफ़ा देने की बातें कर रहे हैं या कुछ ने तो दे भी दिए हैं। हुँ, क्योंकि जो इस टाइम पे सूरत-ए-हाल है, ज़ाहिर है आपको मालूम है कि आर्मी चीफ़ जो भी होते हैं, उनके साथ बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, वाबस्ता होते हैं, उनको आइकॉनिक फ़िगर अपने लिए समझते हैं और जो रैंडी जॉर्ज थे, जो 41st आर्मी चीफ़, वो एक बड़ी मतलब उनका अवाम के साथ, अपनी ट्रूप्स के साथ बड़ा एक अच्छा इख़लाक़ था, जिसकी बुनियाद के ऊपर वो ग्राउंड ट्रूप्स भेजने के मुखालफत कर रहे थे और ज़ाहिर है ये अकेले मुखालफत नहीं कर रहे थे, ये एक बंच ऑफ जनरल्स था, जो इसकी मुखालफत कर रहा था। और अगर ये एक बंच ऑफ जनरल्स था, तो फिर ये वही जर्नैल हैं जो अब इस्तीफ़ा देने की बात कर रहे हैं। नतीजा ये निकल रहा है कि खुद गुल साहब जॉन कथा एफ कलामी के कैनेडी लिए जूनियर माज़रत का चाहता हूँ, जो ट्वीट इत्तलात तो था ये भी थी कि परसों रात का। गुल साहब इत्तलात तो ये भी हैं कि जनरल जॉर्ज जो हैं, वो नॉर्थ्रॉप ग्रूमैन जो कंपनी है या लॉकहीड मार्टिन कंपनी है या इस तरह की जो दीगर कंपनीज़ हैं, उनको भी पैसा नवाज़े जाने के मुखालिफ थे और उनका भी कट्स कम करने की बातें कर रहे थे। पसे पर्दा उनके इस्तीफ़ा लिए जाने की वजूहात ये भी बयान की जा रही। जी, जी, बिल्कुल ये भी हैं और उसके बाद फिर आपने देखा कि किस तरीके से जो टेस्टिमनी हुई जिसके अंदर बाकायदा पीट हेग्सेट को बुला के कहा गया हुँ, कि तुम शराब के नशे के अंदर धुत एक जगह तुमने ये कहा बार के अंदर कि तुम मुसलमानों को कत्ल करना चाहते हो। फिर तुमने शराब के नशे में धुत होके बाकायदा तुम वहाँ एक स्ट्रिपर क्लब क्लब के अंदर गए और तुमने वहाँ बरहना लोगों के साथ नाचे और फिर वो कहता है कि जी मैं तो नहीं हुआ ऐसा, तो उसने कहा नहीं, दूसरे सेनेटर ने कहा कि हम हमारे पास सबूत शवाहिद हैं और उसमें गवाही जो है वो तुम्हारी वालदा की भी है। हुँ, तो ये तमाम चीज़ें जो सामने आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि अय्याश तबीयत लोग हैं और ज़ाहिर है वो इसके अंदर जो हराम पैसा है वो भी कमाना चाहते हैं और ये जितने भी लॉकहीड मार्टिन और दीगर आपने जो डिफेंस इंडस्ट्री को जिस अंदाज में जल्दी-जल्दी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिनको स्टार रेट्स कहा जाता है, उनके ऊपर दिफाई मुआहदात करके उनको असला बनाने का हुक्म दिया गया। तो जनरल रैंडी जॉर्ज इसकी मुखालफत कर रहे थे क्योंकि हुँ, ये तमाम का तमाम ज़ाहिर है अमेरिकन डिफेंस बजट से ही होना है। दूसरी जानिब 1.5 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका का डिफेंस बजट कर दिया गया है। इसके ऊपर भी बातचीत हो रही है और इसमें खाने वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा हैं और इसके अंदर अमली तौर पर अमेरिकन फ़ौज को कम आना है और यही वजूहात हुँ, थी जो जनरल रैंडी जॉर्ज को उन्होंने रास्ते से अपने 13 और दीगर अफ़सरान के साथ हटाया। अब यही वो वजह है जो कि एक डोनाल्ड ट्रंप की तशवीश के अंदर मज़ीद इज़ाफ़ा कर रहा है, उनकी ज़हनी कैफ़ियत को। फिर दूसरी जानिब आप देखिए कि जो अटॉर्नी जनरल उनको भी वहाँ से हटा दिया गया क्योंकि वो एप्स्टीन फ़ाइल के ऊपर उनका जो काम था वो सदर ट्रंप को पसंद नहीं आ रहा था, यानी कि उनके हक में नहीं जा रहा था। तीसरी जानिब पूरे दुनिया के कानूनदान, खुद अमेरिका के कानूनदान और वहाँ के सहाफ़ी, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से ईरान को अभी उन्होंने पत्थर के ज़माने में धकेलने की और उनके ब्रिजेज़ को और उनके बिजली घरों को और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया भी और बनाने का अंदिया भी दिया। बच्चियों का मिनाब स्कूल के अंदर हो या दीगर वाक़यात हों जिसमें 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और 700 के करीब अस्पतालों को निशाना बनाना हो, इसके ऊपर उन पर जंगी जराइम के मुकदमात कायम होंगे। ठीक है कि शायद अभी नहीं हो सकते, लेकिन याद रखें कि ये जंगी जराइम के मुकदमात जो है वो पहले कायम हुए थे और फिर साउथ अफ्रीका ने बाकायदा केस लेके गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने और फिर वहाँ उन्होंने बाकायदा जो इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू है, उसको मुजरिम करार देते हुए उसको गिरफ्तारी का हुक्म दिया और यही वजह है कि नेतन्याहू भी परेशान है कि अगर वो वज़ारत उज़्मा से उसका जो मनसब ख़त्म होता हुँ। है, तो फिर तो वो एक मुजरिम के तौर पर पकड़ा जाएगा। यही बात मेरे ख़्याल में ट्रंप को भी बहुत तकलीफ़ दे रही है और इसी वजह से अभी जो जॉन एफ कैनेडी जूनियर का बाकायदा ट्वीट आया जिसको 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों ने देखा। कुछ ने कहा कि ये माज़ी की बातें हैं, लेकिन वो अस्पताल में जाने का कहा गया परसों रात कि अच्छा, ट्रंप को एक एक अस्पताल चीज़ लेके एक गए। चीज़ गुल साहब और बताइए कि जब आप बाकायदा तौर पे खुलेआम
सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर दुनिया की ताकतवर तरीन रियासत के सदर होने के नाते शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का खुलेआम दावा कर रहे हों या फिर उसे तस्लीम कर रहे हों, तो कहां गई वो इंसानी हुकूक की तंजीमें, कहां गए वो बैनुल अक़वामी कवानीन, कहां गई वो सारी चीजें? क्योंकि हमें मालूम है कि जंगों में निशाना तो बनाया जाता है लेकिन खुलेआम उसका दावा या खुलेआम उसको तस्लीम नहीं किया जाता। तो डोनाल्ड ट्रंप तो खुलेआम तस्लीम कर रहे हैं। यासिर रशीद साहब, आप ये देखिए ना कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उधर वो भी फखरिया ऐलान करता है कि हमने बच्चों को, स्कूलों को, अस्पतालों को निशाना बनाया और बाकायदा जो वहाँ अपनी मुकद्दस किताबों को पढ़ते हुए वो हमला कर रहे हैं कि इनके बच्चों के चीथड़े उड़ाओ। नेतन्याहू की बात कर रहा हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि ठीक है, जब दुनिया ने कुछ भी नहीं कहा, खामोश होकर तमाशाई बनी रही, तो मैं भी अब ये हर चीज़ कर सकता हूँ। और इसी के लिए उन्होंने कहा था माज़ी में कि ट्रंप को तो सिर्फ़ ट्रंप रोक सकता है। नाउज़ुबिल्लाह, वो खुदाई के दावेदार हो गए हैं, इनका अंजाम अच्छा नहीं होने वाला। लेकिन बहरहाल हम इस बात को देखते हैं कि अभी जो अमेरिका के जो जहाज़ गिरे, हेलीकॉप्टर गिराए गए और बाकायदा ये बताया गया अमेरिका की जानिब से, अब तो मीडिया उनका बड़ा खुलेआम दिखा रहा है इस बात को। हम्म, तो डोनाल्ड ट्रंप की बात से ये नज़र आ रहा है कि ये जो गालियाँ दी गई हैं, हम्म, इंतहाई मेरे ख़्याल में नाज़ेबा अल्फ़ाज़ का इस्तेमाल, हम्म, ये उनके ज़हनी जो एक फ्रस्ट्रेशन है उसको इज़हार कर रही हैं। और यही हम्म, वजह है कि अमेरिका के इस टाइम पे कांग्रेस और जो ऑपोज़िशन है वो ये कह रही है कि आर्टिकल 25 के ज़रिए उनको बाकायदा वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि वो ज़हनी हालत उनकी ठीक नहीं है। ये बाकायदा बातें होना शुरू हो गई हैं और शायद यही फ्रस्ट्रेशन है जिसकी बुनियाद पे ये बात हो रही है। लेकिन यहाँ अब एक बात हम दूसरी करते हैं, जी। वो ये है कि जब से एक आदमी ने दीवानगी की इस हद को छुआ, तो उसके ऊपर ज़ाहिर है कुछ ममालिक को समेत पाकिस्तान के तशवीश लाहक हुई। हम्म, और यही वजह बनी कि रॉयटर ये रिपोर्ट कर रहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने तमाम कल रात जो है वो बैठ के जेडी वेंस और स्टीव विटकॉफ के साथ बात की और साथ ही साथ अब्बास अरागची साहब के साथ भी मामलात किए और अपनी निगरानी के अंदर ये तमाम चीज़ें हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर की। नतीजा ये निकला कि अभी एक लग ये रहा है कि एक मुआहदा ऐसा तय पाने वाला है जिसको इस्लामाबाद एकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है। और इस्लामाबाद एकॉर्ड जो है उसके बुनियादी मकासद क्या हैं? पहला ये है कि जंगबंदी फौरी तौर पर हो जाए हम्म, और आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए एक ऐसा मैकेनिज़्म डेवलप हो जिसके अंदर किसी एक की इजारादारी ना हो। क्योंकि ट्रंप के ट्वीट के बाद और फिर जिस तरह से पासदारान इन्कलाब के जो कमांडर हैं उनकी शहादत की जो हम्म, इतलात हैं, हम्म। उसके बाद जो ईरान ने रद्द अमल दिया है वो ये कहा है कि बाब अल मंदब स्ट्रेट्स जो है उसको भी बंद कर दिया जाएगा और मशरिक वुस्ता के अंदर तमाम बिजली घरों और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम निशाना बनाएंगे। यही वजह है कि इस टाइम पे अरब ममालिक के अंदर भी एक तशवीश का लहर दौड़ गई। और मेरे ख्याल है कि गर्मियों के दिन है, आपको पता है कि इनका तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बिजली के ज़रिए मुंसलिक है, तो ये तो बहुत मुश्किलात तो पैदा हो जाएँगी आप फिर ऐसी गुल साहब है। इसके ऊपर क्या राय रखते हैं? यानी इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के अंदर अगर देखा जाए कि वो सुप्रीम लीडर जो सुप्रीम लीडर बनने के बाद कभी मंजर आम पर नहीं आया, जिसके बारे में पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि इनकी दोनों क़यादतें मिटा दी गईं, जिसके बारे में ये होता रहा कि कहाँ पर हैं, किस हालत के अंदर हैं, उनकी फिर एक फुटेज मंजर आम पे आती है और वो उस दिन आती है कि जब आप ये कहें कि आपके तमाम शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर देंगे। वो चलते हुए आते हैं और वहाँ पे तंदुरुस्त व तवाना दिखाई देते हैं और जब वो वॉर रूम के अंदर एंटर होते हैं, सामने बड़ी स्क्रीन के ऊपर डिमोना न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उसका नक्शा जो है वो वहां पे होता है। तो ये मैसेज कितना तगड़ा उनकी तरफ से दिया गया है और इसके ऊपर इजरायली रिएक्शन क्या होगा? देखिए, ये बुनियादी तौर पे तो डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे थे ना कि हमने उनको भी ख़त्म कर दिया है हम्म, और फिर यही कहने लगे कि नहीं, नहीं, वो तो मैं तो उनसे वहाँ उनसे रवाबित हैं और जो अभी उनके साहबज़ादे हैं आयतुल्लाह ख़ामेनेई के मुज्तबा ख़ामेनेई, वो न नरम आदमी हैं और उनसे बातचीत हो रही है। यानी कि पहले वो ये कहते रहे कि हमने मार दिया है और उसके बाद अब फिर उसी से क्या मुर्दे से गुफ्तगू कर रहे थे। तो डोनाल्ड ट्रंप झूठ भी बेतहाशा फरावानी से और फराटे से बोल रहे हैं। हम्म, यही वजह है कि उनको एक दिमागी हवाले से अभी
अमेरिका में बातचीत शुरू हो गई आर्टिकल 25 की। अब ये जो मैं फिर बात आऊँगा कि आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से एक कोई मुश्तरका लाहे-अमल ऐसा बनाया जाए, जिसके ऊपर पाकिस्तान की जो कोशिश जो इस्लामाबाद एकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, कि वो पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसा लाहे-अमल बन जाए। दूसरी जानिब 15 से 20 दिन के अंदर हतमी जंगबंदी का फैसला हो और साथ ही साथ जो है वो ये भी हो कि मुस्तकबिल में इसके बदले में ईरान जो जो अमेरिका ये चाहता है अभी तक जो उनकी ख्वाहिश है फिलहाल जिस पे ईरान ने अभी तक कोई हामी नहीं भरी और ना ही कोई इसको डिनाई किया, वो ये है कि जी न्यूक्लियर को तल्फ़ कर दिया जाए हुँ। और न्यूक्लियर प्रोसेस ख़त्म किया जाए। अब इस हवाले से उसके बदले में कुछ जो नरमियाँ हैं, जो कि उनके ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद हैं और जो ज़ाहिर है कॉम्पेंसेशन की शक्ल में अमेरिका ने जो वहाँ ज़्यादती तो की है, उसका बदला देना पड़ेगा और मुस्तकबिल में हमले ना करने की गारंटी। ये वो चंद चीज़ें हैं जिसको इस्लामाबाद एकॉर्ड का नाम अच्छा दिया गुल जा साहब रहा एक है चीज़ और बताइए, आइंदा क्योंकि हमने आने पिछले वाले कुछ चंद अरसे के दिनों अंदर में ये इस देखा पर है काम कि होगा। ईरान ने बाकायदा तौर पे ये मौक़िफ़ अपनाया कि जंगबंदी इस तरह नहीं होगी, सीज़ फायर नहीं होगी, आप मुकम्मल तौर पे जंगबंदी की बात करेंगे तो तब होगी। फिर दूसरी बात ये कि डोनाल्ड ट्रंप का लहजा जिस हद तक तब्दील हो रहा है या जिस हद तक उन्हें गैर मुतवक्के शख्सियत के तौर पे देखा जाने लगा है, तो अब आप क्या समझते हैं कि ईरान पाकिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ जिस तरीके का रखता है, वो पूरी दुनिया ने देख लिया। अब देखिए मैंने आपसे गुज़ारिश अमरीका की की कि इस गारंटी सारे किस के हद तक अंदर मुस्तनद जो होगी? प्रोसेस कोशिश हो रही है, ज़ाहिर है जंग ने तो आज नहीं तो कल बंद होना है। लेकिन मकसद यहाँ ये है कि क्या अमरीका की शराइत पे जो 15 शराइत उन्होंने भेजी हैं हुँ। या 5 शराइत जो चाइना जो इस टाइम पे सामने आई हैं ईरान की जानिब से। और 5 ऐसी बातें आई हैं जो चाइना की जानिब से वज़ारत हमारे जब वज़ीर ख़ारिजा वहाँ गए चाइना, तो 5 नुकात इस जंगबंदी के हवाले से चाइना की जानिब से भी रज़ामंदी से पेश किए गए। अब इसके अंदर दरमियान का कोई सूरत-ए-हाल निकलेगी, लेकिन मुझे 15 शराइत अमरीका की तो किसी सूरत काबिल कबूल नज़र नहीं आ रही। हुँ। ईरान खड़ा हुआ है और इस सारी जंग के अंदर नुकसान सारा का सारा डोनाल्ड ट्रंप और उसकी इंतज़ामिया और उसकी हुकूमत को हो रहा है और ऑपोज़िशन बढ़कर उन पे वार कर रही है। दुनिया में तन्हाई का शिकार वो हो गए हैं, मुआशी अदम इस्तेहकाम यहाँ आ चुका है, पूरी अरब दुनिया का एतबार अमरीका के दिफ़ाई निज़ाम से उठ गया है और जो रही-सही कसर थी, मेरे ख़्याल में वो रोज़ाना जो जहाज़ उनके गिर रहे हैं, F-15 गिर रहे हैं, उनके हेलीकॉप्टर गिर रहे हैं, उनके C-130 गिर रहे हैं, उनके KC-135 गिर रहे हैं, F-35, F-18 हॉर्नेट्स गिर रहे हैं। ये तमाम इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि अमेरिका के लिए मुश्किलात हैं। लेकिन यहाँ एक बात बड़ी अहमियत की हामिल है और वो ये है कि बूट्स ऑन ग्राउंड की ऑप्शन अभी भी मौजूद है और उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि यही एक वजह बनी क्योंकि वो जो जनरल रैंडी जॉर्ज थे जो कि 41st आर्मी चीफ उनके जिनको सैक किया गया अपने रुफ़का के समेत, वो बूट्स ऑन ग्राउंड के हामी नहीं थे और यही वजह है कि उन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होने दिया। जो अभी जनरल क्रिस लानिव आए हैं, ये अमेरिका के प्रेज़िडेंट के फ़ेवरेट आदमी हैं क्योंकि जब हुँ। 47th प्रेज़िडेंट के तौर पर उन्होंने एक प्रेज़िडेंशियल बॉल रखा, तो प्रेज़िडेंशियल बॉल के अंदर बाकायदा जनरल क्रिस जो थे उनको बुलाया गया जो कि उस वक़्त 8th आर्मी को कमांड कर रहे थे साउथ कोरिया में। इससे पहले ये हुँ। 82nd एयरबोर्न डिवीज़न जिसका बड़ा चर्चा है, उसको भी कुछ अरसे के लिए कमांड कर चुके हैं। उसके ऊपर उस बॉल के ऊपर, उस दावत के ऊपर सदर ट्रंप ने कहा कि इस आदमी को कोई हाथ ना लगाए और हुँ। इसके साथ कोई गेम ना खेली जाए, यानी कि जनरल क्रिश के लिए। और आज ये हैंड पिक्ड आदमी लाने का मकसद ये है कि कहीं जो रेजिस्टेंस थी बूट्स ऑन ग्राउंड की, शायद ये आदमी डोनाल्ड ट्रंप की बात के ऊपर लब्बैक कहे और बूट्स ऑन ग्राउंड लाने की गलती करे। तो ये बूट्स ऑन ग्राउंड की भी गलती मेरे ख्याल में मुमकिन हो सकती है, इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जंग तवील हो जाएगी, मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। पाकिस्तान ने अपनी कोशिश कर रहा है और इसके हवाले से मेरे ख़्याल में ईरान में इंतहाई पाकिस्तान पर एतमाद की फ़िज़ा मौजूद है, अवाम की सतह पे भी और हुकूमत की सतह पे भी। लेकिन क्या अमरीका का एक नीम पागल शख़्स अगर वो अपने आप को कंट्रोल नहीं करेगा हुँ। और इसी तरह से हिजानी कैफ़ियत के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सोशल मीडिया के ऊपर नंगी गालियाँ देगा तो आई एम सॉरी फिर हालात बहुत ख़राब होने वाले हैं। अच्छा गुल साहब ये बताइए कि जो पायलट के गुमशुदा होने की इत्तलात आईं और फिर अमेरिका ने इसको दुनिया के अंदर ये बावर करवाने की कोशिश की कि देखिए हम अपना ट्रेस पीछे नहीं छोड़ते।
हम अपने ट्रुप का कोई बंदा पीछे नहीं छोड़ते, हम उसे जाके वापस लेके आए। अब वापस लाने की कहानी क्या है, और क्या एक बंदे के पीछे अरबों डॉलर का जो जहाज है उसको तबाह करने की पॉलिसी अमेरिका की रही है या नहीं रही? नहीं, ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही। ये अगर रही होती, मैं अभी आपको ये 2 जमा 2 4 कर देता हूँ। अपने हथियार अपने वो वापस ले जाने की अगर थी, तो ये हज़ूर वाला ये जो सवा 7 खरब डॉलर का असला अफ़गानिस्तान में अपने मामे के पुत्र के लिए रख के गए हैं ये। हम्म। ये इसको ज ज खत्म नहीं करना चाहिए था। मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस आया था, आपको तो अच्छी तरीके से याद है। बाकायदा ट्रंप के पहले दौर के अंदर मास्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस आया था, क्रेटिंग करवाना शुरू कर दी थी। और बाकायदा एक फ़ौज का तरीका है कि वो अपने चीज़ों को लेके जाती है और अगर बहुत ही ज़रूरी हो तो फिर उसको तल्फ़ कर देती है, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम्म। फिर ये यहाँ जो कह रहे हैं कि जी हमने मार गिराए, हमने कर दिया, इनकी अचानक पुरस्रार हादसे हो रहे हैं, जहाज़ गिर रहे हैं, बहरी बेड़ों के ऊपर आग लग रही है, मिसाइल इनके जो है वो चूक जाते हैं, इनकी टेक्नोलॉजी ज़ीरो हो चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि जनाब हमने ये ऐसा किया था, ये झूठ बोलते हैं। इससे पहले ब्लैक हॉक डाउन नहीं हुए थे वहाँ सोमालिया के अंदर, हम्म। आपको याद होगा वो वहाँ क्या हाल हुआ था। तो ये सारा कहने की बातें हैं। ये पायलट भी अभी जो लाए ना मंजर के ऊपर लाए, पहले वो जो F-35 गिरा था, हम्म। जिसका इन्होंने कहा कि जी वो तो पायलट बच गया, तो दिखाएं ना पायलट को। जो वो कहते थे पायलट बड़ा सीरियस है, क्यों नहीं दिखाया? क्या वीडियो आई है कोई? उस पायलट के हवाले से कोई बयान सामने आपको नजर आया? तो ये सारा झूठ का पुलंदा है। इनको मारा गया है और ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जो इनके जहाज़ों को चिड़ियों की तरह ज़मीन पर सर, मारती है। टेक्नोलॉजी के हवाले से मेरा एक सवाल है कि रूसी निज़ाम जो था वो तो नाकारा हुआ 12 रोज़ा जंग में, और फिर नया निज़ाम भी ना आ सका। फिर बाबर 373 की बात होने लगी है। अगर बाबर 373 को जहन के अंदर लाएं और आप F-15 को जहन के अंदर लाएं, तो F-35 के हवाले से इतलात ये है कि दुनिया का कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इसको टारगेट कर सके। F-15 भी तेज तरीन रफ्तार तैयारों के अंदर शुमार होता है। तो फिर ये 373 की अहमियत, उसकी एक्यूरेसी इस हद तक कैसे बढ़ी है? या कौन सी टेक्नोलॉजी ईरान ने इस्तेमाल की है कि हदफ तक बज़ाहिर जो पहुंचना है वो तकरीबन 80% तक पहुंच चुका है? जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका तो ये सेल्फ प्रोक्लेम्ड था ना सारी बातें, अपने तौर पर कि आओ अपने मियाँ मिट्ठू बनना, हम्म। कि हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है। अभी तक तो उस टेक्नोलॉजी को अमली तौर पर तो कहीं ट्राई नहीं किया गया था, और जब अमली नज़र आया तो वो आपके सामने है टेक्नोलॉजी कैसे मुर्दा चिड़ियों की तरह नीचे गिर रही है। देखिए, बाबर 373 का जो एक बुनियादी मकसद है उसको समझें। ये वैसे तो मिसाइल लॉन्च हो जाता है और लेकिन ये ऑपरेट नहीं हो रहा होता, हम्म। और हवा में होता है एक बिल्कुल महदूद सी रफ्तार के ऊपर। लेकिन जैसे ही अपने हदफ को देखता है तो इसके अंदर मोटर ऑन हो जाती है। मोटर ऑन हो जाती है जो इसको जेट स्पीड के ऊपर ले जाती है इमीडिएटली। पायलट के पास रिएक्ट करने के तकरीबन 3 सेकंड होते हैं। 3 सेकंड के अंदर वो क्या कर सकता है? क्योंकि ये जो F-35 है इसके पास पूरे 360 कैमरास लगे हुए हैं, हम्म। पूरा इसका सारा नज़र आता है। तो वो चैफ्स और फ्लेयर्स छोड़ता है। जब चैफ्स और फ्लेयर्स छोड़ता है, तो जो अभी भी हादसा हुआ था वो यही था कि जो उसने जहाज़ ने चैफ्स छोड़े थे, यानी कि एकदम हीट पैदा करने वाले कुछ इनके पास वो यानी चीज़ें होती हैं, वो मैं अगर फेंकते हैं। सादा अल्फाज हाँ, वो में गुल फ्लेयर जब साहब। फेंकते हैं तो नतीजा ये होता है कि वो मिसाइल उसको जाके हिट कर गया, हम्म। लेकिन वो इतना करीब था कि उससे जहाज डैमेज हो गया और वो लैंड ना कर अच्छा, पाया और एक पायलट को चीज गुल साहब रेस्ट करना पड़ा। समझाइएगा कि क्या ये ऐसा ही है? क्योंकि हम खबरें पढ़ रहे हैं, अब उसकी मुसद्दका इत्तलात जो हैं वो तो आपके करीबी हल्के जो हैं या ईरान में आपके जो सोर्सेज हैं वो ज़्यादा दे सकते हैं, कि कहा यह जा रहा है कि बाबर 373 का जो मिज़ल है ये फ़ज़ा में परवाज़ करता रहता है जब तक इसे कोई हदफ ना मिले। फिर इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी पे कि जहां से हीट आ रही हो, क्योंकि ये वेव्स के ऊपर नहीं है, ये हीट के ऊपर है। दूसरे मिसाइल्स जो होते हैं वो जीपीएस टेक्नोलॉजी पे होते हैं, तो ये पीछा करता है हीट का। तो हीट जहां से आ रही हो ये उस तरफ को जाता है और उसको जाके निशाना बना लेता है। क्या ये ऐसा ही है या फिर इससे मुख्तलिफ कोई टेक्नोलॉजी?
ये तकरीबन मोर और लेस यही है, लेकिन इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी हैं। इसके अंदर बिल्कुल ये जैसे मैंने शुरू में ही आपसे कह दिया कि ये प्रवास करता रहता है और जैसे ही इसको अपना हदफ नज़र आता है, फिर इसके अंदर सिस्टम्स ऑन हो जाते हैं और फिर पायलट के पास रिएक्ट करने का टाइम नहीं रह जाता। इसी वजह से ये इसके हिट रेशियोज़ बेहतर है। दूसरा इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है। इंफ्रारेड रेज़ के ज़रिए क्योंकि वैसे तो वो जहाज़ स्टेल्थ बना हुआ है हुँ, और दुनिया के रेडार सिस्टम उसको नहीं कर रहे, लेकिन जो इस टाइम पे टेक्नोलॉजी आई है, वो एक बिल्कुल फ़र्क टेक्नोलॉजी पे है। यानी कि दुनिया जीपीएस पे काम कर रही है और ये बेडू के ऊपर काम कर रहे हैं। 2 मुख्तलिफ सैटेलाइट्स हैं, एक अमेरिकन सैटेलाइट है, एक चाइनीज़ सैटेलाइट है। चाइनीज़ सैटेलाइट एक एंटायरली एक नया सिस्टम है। जैसे हम जो है वो हम कहते हैं कि जी ये टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी है, एक एप्पल है हुँ। और एक जैसे आप कहें कि एन जी वो एक एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड जी, जी। टेक्नोलॉजी है। हुँ, तो ये 2 मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ हैं। अमेरिका ने अपनी टेक्नोलॉजी में तो मास्टर किया है, लेकिन दूसरी टेक्नोलॉजी पे नहीं किया और फिर यहाँ मैं फिर उस जहाज़ का ज़िक्र करूँगा जिसका मैं पहले भी ज़िक्र करता रहा, लियाओमिंग 1 हुँ, जो बैरी बै जहाज़ है जिसके ऊपर 5 मुख्तलिफ रेडार डोम्स लगे हुए हैं और 3 स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर इक्विपमेंट लगे हुए हैं, जो 6000 किलोमीटर के अंदर फ़ज़ा में हो या समुंदर में हो। वो या ज़मीन में हो, वो उसकी तमाम मॉनिटरिंग करता है और एआई के ज़रिए न्यूरल एल्गोरिदम टेक्नोलॉजी के साथ वो एआई कैलकुलेशन करता है और बताता है कि ये कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। और हुँ, यही वो सिस्टम है जो मिसाइल को डायरेक्ट करता है कि आपका टारगेट अब यहाँ आएगा। यानी कि 1 घंटे के बाद वो ट्रैजेक्टरी बना के या वो आधे घंटे का मार्जिन रख के वो बताता है कि जी आप यूँ अगर इस डायरेक्शन में चलें, लेट्स से कि फर्ज़ करें पिंडी की तरफ आप चलें इस्लामाबाद से, हुँ। तो उतनी देर में जो फलाना इंडिया का जहाज़ है वो उस टाइम पे वहाँ तक पहुँच जाएगा। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो ये ऑन हो जाता है और फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी नहीं रहती। अच्छा, गुल साहब एक चीज़ और बताइए, पिछले कुछ दिनों से हम ये देख रहे हैं कि अरब ममालिक में जो अमरीकी अहदाफ हैं, या तो वो ख़त्म हो चुके हैं, या फिर ईरान अब उनको टारगेट नहीं बना रहा। ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं, अमरीका भी कर रहा है, इसराइल भी कर रहा है, और ईरान जवाबी हमले जो है वो इसराइल के ऊपर ज़्यादा कर रहा है, या फिर वो जो मज़ाहमती ग्रुप्स हैं, उनकी तरफ से करवा रहा है। तो ये अरब ममालिक का किरदार कुछ दिनों में क्या तब्दील हुआ है, और ईरान की इंटेंशंस में क्या तब्दीली आई? देखिए, अरब दुनिया का तो बड़ा वाज़ेह है, उन्होंने तो कइयों ने तो तकरीबन अंदर खाते ये बता दिया है कि मेहरबानी करें, हुँ, उठाइए मुसल्ला के हो चुकी नमाज़, आप यहाँ से चलते बनें। और कतर के हवाले से भी कुछ अनकन्फर्म न्यूज़ हैं कि उन्होंने अमेरिकन्स को अपने बेस समेटने के लिए ऑलरेडी बोल दिया है, लेकिन ये अनकन्फर्म न्यूज़ हैं। हुँ, और इसी वजह से ईरान को एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग हासिल है और उसकी बुनियाद के ऊपर वो अभी रिटेलिएशन में वहाँ हमले नहीं कर रहे। लेकिन अगर इन अड्डों से या अमेरिका ने मज़ीद कोई इस किस्म के मेरे ख़्याल में गैर दानिशमंदाना कदम किया, तो फिर ये अरब दुनिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। गर्मियों के इन दिनों में बिजली वहाँ अगर ना हुई, तो उनके तमाम के तमाम सिस्टम ज़ीरो हो जाएँगे हुँ, और उसमें बैंकिंग सिस्टम्स भी हैं, उसके अंदर लोगों का रहना जो है वो भी मुहाल हो जाएगा। उनके जो बड़े-बड़े रेफ्रिजरेटर्स लगे हैं, जहाँ वो अपना फूड को स्टॉक करते हैं, वो ख़त्म हो जाएँगे। जो उनकी डेयरीज़ हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी। जो उनके दीगर ऐसा जो फिशरीज़ का डिपार्टमेंट है, वो ज़ीरो हो जाएगा। ये इतनी बड़ी तबाही होगी कि इससे आप निपटने के लिए अगले 20 साल भी इससे नहीं निपट सकेंगे। इस वजह से मेरा ख्याल है कि ये जंग के ऊपर अरब दुनिया का बहुत शदीद दबाव अमेरिका के ऊपर आ रहा है और सऊदी अरब को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सऊदी अरब को कहें कि जनाब अमेरिका को समझाओ कि हमारे छोटे-छोटे मुल्कों पर रहम करे, दूसरे लफ्ज़ों में दफ़ा हो जाओ तो बेहतर है। अच्छा, इस सूरत हाल में अगर ये जंग बंदी होती है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि दुनिया का नक्शा सिफारती एतबार से, यानी सिफारती लाइंस जो हैं वो मुस्तकबिल में क्या बननी है, कौन से ब्लॉक्स की, वो किस हद तक तब्दील होंगी?
देखिए, एक बात तो तय है कि मशरिक़ वुस्ता के अंदर तो ईरान डोमिनेट करेगा, और जिस ईरान को हवा बना के अमेरिका ने पेश किया और उनका दिफ़ा करने में नाकाम रहा, अब वो लोग ईरान के साथ अपने मामलात देखेंगे, क्योंकि दुनिया बहादुरों के साथ, मज़बूत ताकतों के साथ खड़ी होती है। मुस्तक़बिल की शराज़ाबंदी के अंदर अगर इवन ईरान के ऊपर सैंक्शंस ख़त्म भी हो जाती हैं, हुँ, जो कि अभी एक किस्म की ख़त्म हो ही चुकी हैं, क्योंकि आपने देख लिया कि किस तरीके से उनके ऊपर तेल की तो पाबंदियाँ ख़त्म हो गईं। अब ना हुर्मुज़ पे कंट्रोल उनका है, टेक्नोलॉजी उनकी बेहतर है। तो फिर आप मुझे ये बताएँ ना कि ये कैसे काम होगा? अभी 4 जो बेसेस के अंदर उन्होंने निशाना किया है इज़राइल के अंदर, वो तो पी गए हैं। बता क्यों नहीं रहे हुँ, कि उनके जो बेसेस हैं वो बुरी तरीके से नेवाटम बेस उनका तबाह हुआ है। इसी तरीके से उनका जो रोमॉन बेस तबाह हुआ है, उनका टेल नोव बेस तबाह हुआ है, और एक और पता नहीं अजीब-सा नाम है हर्ट्शिम या क्या, वो बेस उनका तबाह हुआ है, जहाँ तकरीबन F-35 के 40 जहाज़ वहाँ खड़े हुए थे। अब मैं नहीं कह सकता कि वो उनको नुकसान हुआ, लेकिन ये याद रखें कि जब बेस तबाह होते हैं, बमबारी होती है, मिसाइल पड़ते हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता है हुँ, ना। हुँ, ऐसे तो नहीं है, आपको पता है यही वजह है कि मीडिया का ब्लैकआउट किया गया है। तो अरब दुनिया इस टाइम पे मुस्तकबिल में मेरे ख़्याल में एक तो वो ममालिक जो अभी भी अमेरिका का राग अलाप रहे हैं, मुझे उनके नक्शे तब्दील होते नज़र आ रहे हैं। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि चाइना और रूस का किरदार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया है या कर रहा है, जिस अंदाज़ में खड़ा हुआ है, इससे भारत का असर रसूख खत्म हो रहा है, और साउथ ईस्ट एशिया का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर पाकिस्तान बनने जा रहा है। और यहाँ जो अच्छा, अब आपने आपने हालात गुल हैं, साहब जो भारत का ज़िक्र सिफारती किया, सतह पर या भारत का ज़िक्र स्ट्रेटेजिक किया है सतह गुल पे, वो साहब। पाकिस्तान करेगा। गुल साहब, आपने भारत का ज़िक्र किया है, तो अमरीकी जो मीडिया है, वो ये क्लेम करता है कि भारत की इज़राइल नवाज़ पॉलिसी जो है, ये एप्स्टीन के कहने के ऊपर थी, और $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने, और वो भी उस महाज के ऊपर कि जिसे डिफेंस पैक्ट का नाम दिया जाए, ये एप्स्टीन की मरहून मिन्नत थी। ये अभी आज का क्लेम जो है वो मंजर आम पे आया है अमरीकी मीडिया की तरफ से। तो अगर ये भी साबित होता है, तो आप समझते हैं कि इस जंग के नतीजे में वो एप्स्टीन क्लास जो थी, जो अपने ऊपर पर्दा डालना चाह रही थी, उनके ऊपर पर्दा डल जाएगा, या फिर उनके चेहरे और ज्यादा बेनकाब होंगे? देखिए, वो तो अंबानी के मुतल्लिक बात आ गई है ना, कि वो उसको $2 अरब का बाकायदा कहा गया, और ये भी कहा जा रहा है कि जो उसके अखराजात हैं 40 अरब, 45 अरब डॉलर के, वो घट के तकरीबन 1.7 रह गए हैं, और वो भी उनको मुंजमद कर दिया गया है। इससे पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी एप्स्टीन के हवाले से, नरेंद्र मोदी के बाल ब्रह्मचारी होने के हवाले से बहुत सारी बातें वो ऑलरेडी उनका मीडिया और उनकी ऑपोज़िशन कर रही है। हम्म, अब वो ये कहते हैं कि एप्स्टीन के वो 2017 वाली बात के ऊपर रेफर कर रहे हैं कि जी $2 अरब का इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस मुआहदात इंडिया के साथ करवाने में एक खसूसी किरदार रहा जेफरी एप्स्टीन का, और उसके बाकायदा घर के ऊपर खुफिया मुलाकात के लिए अंबानी गया। और अंबानी आपको मालूम है कि आंखों का तारा है, और इस टाइम पे इंडिया का जो मेजर टीवी चैनल्स हैं उन सबको अंबानी, टाटा, बिरला और इन्होंने ही खरीदा हुआ है, जो कि नरेंद्र मोदी को सबसे ज़्यादा उनसे फ़ायदा हो रहा है। और इसी तरीके से जब रूस के तेल के हवाले से भी आया, तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा वो यही बता रहे थे कि इन्हीं को हुआ है, इन हम्म, लोगों को, क्योंकि इन्होंने 80% तेल तो रूस से लेते थे, लेकिन वो इंडिया को नहीं देते थे, बल्कि वो बाहर जाके बेचा करते थे, जिससे उनको, क्योंकि रूस से सस्ता तेल लेना और फिर वहाँ से रिफाइन करके उसको भेज देना। अभी भी आपको पता है कि रिलायंस ने बाकायदा 5 मिलियन बैरल ऑयल खरीदा है ईरान के साथ। तो ये वो तमाम बातें हैं जिसके अंदर सदाकत मौजूद है। हम्म, और भारत के ऊपर जिस तरह से आपको पता ही है कि हर बार जब डोनाल्ड ट्रंप जंग खत्म करने की बात करते हैं, तो शायद उनके दामाद जैरेड कुशनर उनको कोई एप्स्टीन फाइल का कोई एक ऐसा हम्म, मेरे ख्याल में वीडियो दिखा देते हैं, जहां मासूम बच्चियों की चीखों पुकार नजर आ रही होती है, और शायद डोनाल्ड ट्रंप को फिर अपने फैसले पर दोबारा से रजू करना पड़ जाता है। इसी तरह से नरेंद्र मोदी का भी यही हाल है, क्योंकि इस टाइम पे मामला ब्लैकमेलिंग पे चला गया है, और वो भी ज़ाती। और उसके लिए अगर मुल्क को गिरवी रख दिया जाए, तो ये ना
मेरे ख्याल में सदर ट्रंप को बुरा लगेगा और ना ही नरेंद्र मोदी को बुरा नरेंद्र मोदी लगेगा। तो को। इस वजह से मौजूदा जो सूरत हाल है वो काफ़ी तब्दील होती दिखाई दे रही है। लेकिन आने वाले वक्तों में ये देखा जाएगा कि इस जंग में किरदार किसका क्या रहा, कौन किसके साथ खड़ा रहा, कौन हक पे था, किसने लाशें उठाए, किसने अपनी फॉरेन पॉलिसी को तब्दील किया, किसने अपने ऊपर मज़ाहमत बर्दाश्त की और उसके नताइज क्या निकले हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, पॉडकास्ट का वक्त खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी किसी और एपिसोड में किसी और मेहमान के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।